हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डी सर और हम कर रहे थे अभी कलाम की तृतीय श्रेणी दप्तरी जो टेस्ट सीरीज है उसका एनालिसिस, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे, कलाम रीट मेंस की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट की बात करते हैं। और टेस्ट कौन सा आपका, टेस्ट माइनर टेस्ट 10। और दोस्त माइनर टेस्ट 10 के सिलेबस की बात करें तो इसके जो सिलेबस है उस सिलेबस का क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से। उसी सिलेबस की बात करें दोस्तों, उसी सिलेबस में आपको जो स्क्रीन पर ये बुकलेट दिख रही है, तृतीय श्रेणी परीक्षा जो सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इस बुकलेट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस बुकलेट को हमने शुरुआत कर चुकी है, अपनी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो सबसे पहले विशेष सूची की बात करते हैं, जो आपके माइनर टेस्ट 10 के अंदर आने वाले सिलेबस है उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक कौन कौन से आपके माइनर टेस्ट 10 में देखने को मिलेंगे। देखिए, ये आपकी विशेष सूची दे रखी है। देखो, अपनी क्लास नंबर 1 आपकी जो सबसे पहले देखो यहाँ पर जाते हैं पाठ्यक्रम पर, जो टेस्ट सीरीज का पाठ्यक्रम बांट रखा है पार्ट 1, जो आपके माइनर टेस्ट 10 में देखने को मिलेंगे। किसमें, माइनर टेस्ट 10 के अंदर सिलेबस, जो आपके पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 21 तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कौन से टेस्ट के अंदर, माइनर टेस्ट 10 के अंदर। ठीक है, ये तो आपका सिलेबस है, यानी पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 21 तक जो सिलेबस है इस बुकलेट का, वो कौन से टेस्ट में आएगा, आपका माइनर टेस्ट 10 के अंदर आएगा। ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों फिर विशेष सूची की। दो पहला टॉपिक दे रखा है आपका सूचना प्रौद्योगिकी के आधार। यह आपका बात करें सबसे इजी टॉपिक यही है आपका। इसकी क्लास नंबर 1 अपनी हो चुकी है। इसके अंदर इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आईसीटी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, जो 2 नंबर इजी से आराम से दे सकता है, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार रेडियो का आविष्कार कब हुआ था, टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था, टेलीग्राफ का आविष्कार कब हुआ था, इनके जो वर्गीकरण है, इनका उद्देश्य किस प्रकार से, कौन सा उद्देश्य किस प्रकार से आविष्कार किया गया था। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जो अपने बहुत ही इजी क्लास है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, यानी बात करें बोनस पॉइंट वाले नंबर देने वाला टॉपिक है, वो यही है। कौन सा, सूचना प्रौद्योगिकी का आधार। एक क्वेश्चन कंफर्म आता है यहाँ से। और यहाँ पर एक बात और मैंने बताई थी कि इसके जो मैंने आपको पहले करवाया था, आपका शिक्षण सहायक सामग्री, जो सभी विषय के लिए सेम है, चाहे आपकी हिंदी हो, एसएसटी हो, चाहे आपकी साइंस में तो इंग्लिश हो, इनके लिए सभी के लिए क्या आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। तो वहाँ पर जब मैं ये करवा रहा था आपको, तभी मैंने बताया था कि ये सारे उपकरण आपको काम आएंगे किसमें, आपके आईसीटी के अंदर। वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपकी दूसरी बार रिवीजन हो रही है। यानी पहले चैप्टर की जो क्लास नंबर 1 थी वो आपका रिवीजन था, क्योंकि हमने शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर वो सारे क्वेश्चन कर लिए थे जो आपके इसके अंदर आपकी सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर करवाए गए दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में होगी। कल अपनी क्लास हुई थी क्लास नंबर 2, और क्लास नंबर 2 हुई थी आपकी दूसरा टॉपिक आपके सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण यानी टूल्स की बात करें तो टूल से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपके जो कौन कौन से टूल्स आपके उपयोग आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम क्विक रिवीजन करना चाहिए, आपके क्विक रिवीजन की बात करें, हम कल की क्लास का क्विक रिवीजन करें, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था। कोई भी टॉपिक जब भी शुरुआत करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कल हमने क्या पढ़ा था। तो शुरुआत हमने वहीं से की थी, कहाँ से, आपके जो आपके उपकरण है, जो मुख्य रूप से भागा गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरणों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो उपकरण है आपके, तो उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया था। उपकरणों कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया था। परंपरागत आईसीटी उपकरण और आपके आधुनिक आईसीटी उपकरण। कौन से, ये तो परंपरागत ये कौन से थे आपके, आधुनिक उपकरण। ठीक है, उपकरण लिख देता हूं ताकि आपको समझ आएगा। ये आपने शुरुआत हुई थी, अपना पहला क्वेश्चन यहाँ से था। फिर हमने रेडियो के बारे में जाना था। ठीक है, किसके बारे में, रेडियो का क्वेश्चन देखा था हमने। रेडियो का आविष्कार कब होता है, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कब आविष्कार होता है। पहले चोट आपकी बात करें खास से मुंबई से 1927 में आविष्कार कब होता है आपका। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, फिर आपका आकाशवाणी नाम कब पड़ा आपका, ऑल इंडिया रेडियो नाम कब पड़ा आपका, कौन सा एफएम रेडियो है जो आपकी शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है, कौन सी फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे दोस्तों। फिर हमने देखो टेलीफोन के बारे में जाना था, आपकी टेलीफोन। और फिर हमने जाना था आपके फैक्स के बारे में, फैक्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने दूरदर्शन यानी टेलीविजन के बारे में पढ़ा था हमने, किसके बारे में, दूरदर्शन के बारे में। और फिर हमने उपग्रह के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने पहले भी पढ़ा था कि पहला उपग्रह कौन सा था, सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, स्पुतनिक प्रथम। और भारत का कौन सा था, आर्यभट्ट था। फिर शिक्षा के क्षेत्र में हमने एजुसेट के बारे में पढ़ा था, 2004 में प्रक्षेपित किया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने कल की क्लास के अंदर किया था। फिर हमने जो दूर संवाद प्रणाली यानी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के बारे में पढ़ा था, जो सर्वप्रथम अमेरिका के अंदर आई थी संवाद प्रणाली, इसका क्वेश्चन हमने देखा था। ठीक है, इसके बाद अपनी स्टार्ट होती थी क्लास के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं आपके कंप्यूटर की, किसके, कंप्यूटर के स्टार्ट होते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर का जनक कौन से आपके, तो कंप्यूटर का जनक जैसे हमने चार्ल्स बेबेज पढ़ा था। कंप्यूटर विज्ञान के जनक किसको पढ़ा था हमने, एलन ट्यूरिंग पढ़ा था। ठीक है, इसी प्रकार विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस
भाई विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और पहले जो कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा था उसका नाम क्या था आपका, अगस्ता एडा किंग था। क्या था, अगस्ता एडा किंग, जो आपकी चार्ल्स बेबेज के साथ काम करी थी, लेडी एडा लव लेख था। और 1980 में अमेरिका रक्षा विभाग ने प्रोग्रामिंग भाषा को उनके सम्मान में, जो आपकी अगस्ता एडा किंग है उनके सम्मान में एडा नाम दिया था। उस प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या दिया था, एडा दिया था, ADA। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखे थे हमने। इसके अलावा और याद करो दोस्तों, इसके अलावा हमने याद किया था एबेकस। एबेकस यानी प्रथम गणक यंत्र, उसके बारे में पढ़ा था। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यह भी हमने पढ़ा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक कौन थे, तो जॉन मैकार्थी। कौन थे, जॉन मैकार्थी। इसके अलावा हमने क्वेश्चन देखे थे कंप्यूटर कार्य, जैसे आपके डाटा संकलन, डाटा विश्लेषण, डाटा संसाधन, डाटा इनपुट, डाटा आउटपुट और डाटा संग्रहण, यानी आपके 6 प्रकार के कंप्यूटर कार्य पढ़े थे। फिर हमने कंप्यूटर की विशेषता पढ़ी थी, जैसे गति पढ़ी थी, सटीकता पढ़ी थी, हमने सक्षमता पढ़ी थी, स्मरण शक्ति पढ़ी थी, व्यापक या बहुमुखी उपयोगिता पढ़ी थी, स्वचालन पढ़ा था, विश्वसनीयता पढ़ा था, संग्रह क्षमता पढ़ी। तो 8 प्रकार की हमने कंप्यूटर की विशेषता देखी थी कल के क्वेश्चन के अंदर। यानी कल की क्लास की बात करें तो एक तरह से आप 2 मिनट सुन के, यानी मेरी आवाज़ के माध्यम से आप रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन कल हमने क्या पढ़ा था। फिर हमने कंप्यूटर के विकास का क्रम पढ़ा था, यानी 5 पीढ़ियाँ हो चुकी कंप्यूटर विकास की, जिसमें प्रथम पीढ़ी पढ़ी थी हमने, दूसरी पीढ़ी पढ़ी थी, तीसरी पीढ़ी पढ़ी थी और चौथी पीढ़ी पढ़ी थी, और 5वीं पीढ़ी नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमने ये भी पढ़ा था कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। इसके अलावा फिर हमने कंप्यूटर के उपयोग पढ़े। कंप्यूटर के प्रकार, 3 प्रकार से हमने कंप्यूटर को बांटा था। कौन कौन से में, अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। फिर हमने अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर पढ़े थे। एनालॉग कंप्यूटर जो असतत प्रकार का होता है, डिजिटल कंप्यूटर जो सतत प्रकार का होता है। ठीक है, और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर जो सतत और असतत दोनों प्रकार से कार्य करता है। तो हम यहाँ तक अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण पढ़ चुके थे दोस्तों। इतने क्वेश्चन हमने किए थे कल की क्लास के अंदर, यानी कल की क्लास का पूरा रिवीजन आपको यहाँ पर करवा दिया गया दोस्त। आज की क्लास को शुरुआत करते हैं आपके वहीं से, आगे से शुरुआत। अपनी 5वीं पीढ़ी नहीं पढ़ी थी तो 5वीं पीढ़ी से हम शुरुआत करेंगे। 5वीं पीढ़ी से लेकर फिर आपके आधार के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। और इसके अलावा फिर आपकी कंप्यूटर के जो प्रमुख कार्य है, जो संचार प्रणाली है, नेटवर्क वगैरह है, वो किस प्रकार से, ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी शानदार क्लास होने वाली है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। PDF अपने वही टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। टेलीग्राम का चैनल याद कर लेना दोस्तों। यहाँ पर जितने भी MCQ करें हम, वो अपना टेलीग्राम आपका पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ICT की MCQ की बुक आ चुकी है कलाम की। ICT की जो MCQ बुक है वो आ चुकी है आपकी, और जो आपकी कलाम पब्लिकेशन से आप मंगा सकते हो। कलाम पब्लिकेशन से, कलाम पब्लिकेशन से आप मंगा सकते हो। लिख देता हूँ कलाम पब्लिकेशन। यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। लगभग आपकी 110 रुपये की किताब है। MCQ यदि आप MCQ निकालना चाहते हो ICT के, तो उनकी लॉन्च हो चुकी है आपकी। बात करते हैं तो 3rd ग्रेड के लिए ICT की MCQ प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, बाकी आप MCQ कर रहे हैं आपकी प्रैक्टिस, और ये हम MCQ कर रहे हैं, इसकी भी PDF खबर मिलेगी अपने इस टेलीग्राम चैनल पर। यानी कि 30वीं क्लास आपके, अब तक हम लगभग आपकी 70 से 80 क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज वाले क्वेश्चनों के आपके 100 से प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी सारे सम्मिलित किए गए दोस्तों। विभिन्न एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक ऑप्शन की चारों ऑप्शनों की व्याख्या के साथ हम करवा रहे हैं, इसलिए पूरा कवर होने की संभावना लगभग 80 से 90% हम सिलेबस है वो कवर करें। जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे आपके MCQ के माध्यम से कवर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन आपका, पंचम पेटी के कंप्यूटर में कौन सी चिप तकनीक का उपयोग किया गया। कौन सी चिप तकनीक का उपयोग किया गया, VLSI और LSI, ULSI और MSI और SSI, या ट्रांजिस्टर आधारित चिप्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ULSI और SLI। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आपकी पंचम पेटी की। तो पंचम पेटी की शुरुआत कब हुई थी, पहला क्वेश्चन पूछेगी शुरुआत। तो पंचम पेटी की शुरुआत हुई थी आपकी 1989 से, और 1989 से वर्तमान तक चल रही है। 1989 में शुरुआत हुई थी और वर्तमान तक कौन सी पेटी चल रही है आपकी, पंचम पेटी चल रही है। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मुख्य तकनीक। भाई मुख्य तकनीक कौन सा है, भाई किसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे आपके प्रथम जो कंप्यूटर थे आपकी प्रथम पेटी के, वो वैक्यूम ट्यूब पर काम करते थे। दूसरे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी पेटी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। चौथी पेटी में आपकी VLSI का प्रयोग किया गया था। तो यही आपकी बात करें, पंचम पेटी में मुख्य तकनीक के रूप में किसका प्रयोग किया गया था, तो मुख्य तकनीक कौन सी हो जाएगी आपकी, ULSI या SLSI हो सकता है आपका। ठीक है,
याद कर लेना दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टोरेज डिवाइस, पंचम पीढ़ी में स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया गया? स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस के रूप में किसका उपयोग किया गया? वो किया गया आपके ऑप्टिकल डिस्क या क्लाउड स्टोरेज, जो हम कल पढ़ चुके हैं आपके, कल भी मैंने बताया था और आज दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ आपका। ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया जाता है पंचम पीढ़ी में, या आपके क्लाउड स्टोरेज का भी उपयोग किया जाता है। किसका? क्लाउड स्टोरेज का। याद कर लेना दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्रामिंग भाषा क्या है इसकी? भाई पंचम पीढ़ी में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जा रहा है? प्रोग्रामिंग भाषा। तो दोस्त प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो सी, सी प्लस प्लस और जावा, सी प्लस प्लस और जावा, ये प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जा रहा है कौन सी पीढ़ी के अंदर? पंचम पीढ़ी के अंदर। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एआई आधारित ओएस आपका सेल्फ लर्निंग सिस्टम, एआई आधारित ओएस, यानी कि बात करें आपके सेल्फ लर्निंग सिस्टम, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पूछ लिए पंचम पीढ़ी का उदाहरण भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल बताओ कि पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं, जैसे आपके आईबीएम लैपटॉप, आईबीएम लैपटॉप, ठीक है। जैसे बात करें आपके पेंटिनम पीसी, पेंटिनम पीसी। वैसे बात करें आपके नोटबुक भी आ सकता है, जैसे सैमसंग का नोटबुक आता है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह देखे होंगे आपने, ठीक है। परम आ जाएगा अपना, परम कंप्यूटर। तो कैसे आपके पंचम पीढ़ी कंप्यूटर है, कैसे पंचम पीढ़ी कंप्यूटर है। यहाँ पर देखो रिवीजन कर लो साथ साथ कि प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट पीढ़ी की बात करें, फर्स्ट पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? आपका वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। फर्स्ट पीढ़ी में उपयोग किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में किया था सर जॉन एम्ब्रोस ने। वैक्यूम ट्यूब का जो खोज किसने की थी? 1904 में सर जॉन एब्रोन्स और ली डे फॉरेस्ट द्वारा की गई थी। सेकेंड पीढ़ी की बात करें, सेकेंड पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? आपका ट्रांजिस्टर का। किसका उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। थर्ड पीढ़ी की बात करते हैं हम, तो थर्ड पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था? आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। फोर्थ पीढ़ी की बात करते हैं आप, ये फोर्थ पीढ़ी, फोर्थ पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था दोस्त? वो किया गया था आपका VLSI। और आपकी फिफ्थ पीढ़ी जो हम कर रहे हैं, आज क्वेश्चन किया हमने, उसमें क्या गया था? आपका ULSI। तो यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन यदि गलत होता है तो आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है आपकी। तो इन चीज़ों को आपको कवर करना है, ठीक है। जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए भाई। यदि सिलेक्शन लेना है तो ये सिली मिस्टेक वाले और इजी क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं वो गलत होना बहुत न के बराबर गलत होने चाहिए। टेस्ट सीरीज के माध्यम से इसका एक आकलन किया करो कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहा है, क्या कमी है हमारी, वो आकलन किया करो, वापस आके उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा करो, ठीक है दोस्त। तो हमें पूछा गया था कि पंचम पीढ़ी में कंप्यूटर में कौन सी चिप तकनीक का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ULSI और SLSI। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न दे रखा है हमें, कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? कंप्यूटर को आकार के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5? बताओ भाई, आकार के आधार पर पूछा है। तो आकार के आधार पर मैंने कल बताया था कितने भागों में बांटा गया? आपके 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप पूछोगे 4 कौन कौन से? तो याद कर लेना दोस्तों, पहला कंप्यूटर आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? माइक्रो कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हो गया। दूसरे कंप्यूटर की बात करें कौन सा हो जाएगा? आपका मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? आपका मिनी कंप्यूटर। तीसरे कंप्यूटर की बात करें कौन सा हो जाएगा? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा पूछे आपको, तो चौथा कौन सा हो जाएगा? आपका सुपर कंप्यूटर। कौन सा हो जाएगा? आपका सुपर कंप्यूटर। तो सीधे पूछ ले कि कंप्यूटर के आकार के आधार पर कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो 4 प्रकारों में। 4 कौन से हो गया? आपके माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपके सुपर कंप्यूटर, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? कौन सी कंपनी द्वारा विकसित किया गया था भाई? IBM, एप्पल, एपिसॉन, माइक्रोसॉफ्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका
एपिसन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी कंपनी द्वारा आपकी बात करें विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, तो एपिसन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। कब किया गया था ये? 1981 के अंदर। कब? 1981 के अंदर। ठीक है। और किस प्रकार का कंप्यूटर था ये, भाई किस प्रकार का लैपटॉप था ये था आपका माइक्रो कंप्यूटर। कैसा था आपका लैपटॉप कंप्यूटर? कैसा था आपका? माइक्रो कंप्यूटर था। माइक्रो कंप्यूटर याद करना दोस्तों। और माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो आकार में क्या होते हैं आपके? छोटे होते हैं। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर को जॉन ऑन ए चिप भी कहा जाता है। अन्य नाम बात कर लेते हैं इसके माइक्रो कंप्यूटर के अन्य नाम। अन्य किस नाम से जाना जाता है इनको? कंप्यूटर ऑन ए चिप। कंप्यूटर ऑन ए चिप, चिप के नाम से जाना जाता है किसको? माइक्रो कंप्यूटर को जाना जाता है, जिसे आपके घरों में, कार्यालयों में, विद्यालयों में इनका उपयोग किया जाता है। भाई लोग कंप्यूटर प्राय माइक्रो कंप्यूटर ही होते हैं। भाई विद्यालय के अंदर माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, कार्यालय में माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। इनमें एक ही सीपीयू होता है। सीपीयू कितना होता है आपका? एक ही होता है। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू पूछे, भाई सीपीयू कितना होता है आपका? सीपीयू कितना होता है आपका? एक होता है, एक ही होता है। सीधा पूछा जाता है। ठीक है, सीधा पूछा जाता है दोस्तों। कंप्यूटर में संग्रहण क्षमता यानी मेमोरी तक कार्य करने की अपेक्षाकृत गति कम होती है। समय में एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है इन कंप्यूटर के ऊपर। जैसे लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर एक समय में एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पूछे तो एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। तो अन्य किस क्या नाम हो जाएगा? इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी पीसी भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है। और उपयोग के बारे में याद कर लेना दोस्तों। उपयोग किसमें किया जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर का? जैसे आप घरों के अंदर, कार्यालयों में, कार्यालयों में और विद्यालय के अंदर पूछ लिया जाता है कि माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किन किन में किया जाता है। तो घरों के अंदर, कार्यालयों में और विद्यालय के अंदर किया जाता है। एक आपका छोटा कंप्यूटर होता है, अन्य नाम कंप्यूटर ऑन ए चिप या पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। एक ही सीपीयू होता है इनमें लगा हुआ। सीधा पूछा जाता है। और प्रथम विश्व का प्रथम लैपटॉप 1981 में एपिसन द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? भाई मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये तो आपके सारे के सारे किस में आ गए आपके? बताओ भाई। मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम। तो चार प्रकार हमने देखा आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया था? चार प्रकार, चारों दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? माइक्रो कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा देखो माइक्रो कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया था एक तो कंप्यूटर ऑन ए चिप, ऑन ए चिप इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के संबंध में सही है? अब दूसरे प्रकार का कंप्यूटर आ गया मिनी कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के संबंध में सही है? इन पर एक समय में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। तो ये किस में कर सकता है? आपका माइक्रो कंप्यूटर। किसका उदाहरण है? तो आपका माइक्रो कंप्यूटर। तो ये तो गलत हो जाएगा आपका। ये केवल घरेलू उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। जो घरेलू उपयोग के लिए, अभी मैंने क्या बताया था पीछे, एक क्वेश्चन बताया था आपको। देखो वापस दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, घरों में, कार्यालयों में और विद्यालय में किसका उपयोग किया जाता है? भाई माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। या आकार में सुपर कंप्यूटर से बड़े होते हैं? नहीं। आकार में सुपर कंप्यूटर से बड़े होते हैं क्या? नहीं, आकार में सुपर कंप्यूटर से बड़े नहीं होते। इनमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं और इनका उपयोग बड़े कार्यालयों में किया जाता है। बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। और यहीं पर याद कर लो दोस्तों, आंसर तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नोट लगा के याद कर लेना साथ साथ ही कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? पहला मिनी कंप्यूटर, पहले मिनी कंप्यूटर की बात करें तो कौन सा था आपका? PDP-8। कौन सा था? PDP-8। याद कर लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। तो पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है आपका? PDP-8। याद कर लेना, बार बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए आपका नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? देखो विद्यालय और घरों के अंदर। तो मैंने बताया विद्यालय घरों के अंदर तो किसका किया जाता है आपका? माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर का
ठीक है। रेलवे आरक्षण बीमा कंपनी तथा अनुसंधान संस्थानों में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? और ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो वो होते हैं आपके जैसे IBM 4300, जैसे हमने कल भी बताया था IBM 4300 के बारे में। ठीक है। इसके अलावा जो IBM 4381 4381 हो गया। इसी प्रकार बात करें आपके वेक्स 8842, तो ये किसका उदाहरण है? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। और यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों, नोट लगा के क्या याद करना आपको कि प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है आपका? प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कौन सा था आपका? ENIAC था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हमने देखो आकार के आधार पर वर्गीकरण किया। ठीक है। आकार के आधार पर हमने कितने भागों में बांटा? 1 मिनट रिवीजन कर लीजिए। 4 भागों में बांटा। कौन कौन से में? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। फिर हमने पहला क्वेश्चन देखा माइक्रो कंप्यूटर संबंधित था। ठीक है। यानी माइक्रो कंप्यूटर का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो उसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारा आया था। ठीक है। उसका उपयोग हमने पढ़ा था घरों में, कार्यालयों में और विद्यालयों में उपयोग किया जाता है। उसमें एक ही CPU होता है। माइक्रो कंप्यूटर कितने CPU होती है आपकी? एक ही CPU होता है। ठीक है दोस्त, याद रखना। एक समय में केवल एक व्यक्ति इसके ऊपर काम कर सकता है। ये थी आपकी माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता है। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन आया अपना मिनी कंप्यूटर का। तो मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर का हमने बताया कि आकार है वो सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर से थोड़ा अधिक होता है, ये हमने बात की। ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बात करें जो गतिशील या अधिक कीमत वाले होते हैं। पहला हमने पूछा कि प्राय इसका मिनी कंप्यूटर का उपयोग किसमें किया जाता है? जैसे आपके बैंक में जाते हो ना, तो बैंक यानी बड़े कार्यालयों के अंदर बैंक में आदि में किया जाता है, यानी पूरा एक साथ जुड़ा हुआ होता है पूरा सिस्टम के अंदर। तो ये बैंक के अंदर उपयोग किया जाता है वो कौन सी कंप्यूटर किया जाता है? आपका मिनी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने पहला पढ़ा कि पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो PDP-8 पढ़ा हमने। कौन सा पढ़ा? PDP-8 पढ़ा। फिर हमने तीसरे प्रकार क्वेश्चन आया अपने पास मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रमुख उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रेलवे आरक्षण, बीमा कंपनी, अनुसंधान संस्थानों में किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने देखा कि IBM 4300, IBM 4381, वेक्स 8842। प्रारंभिक मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था आपका? ENIAC था। क्या था आपका? ENIAC। ठीक है। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन अब तक हमने जो क्वेश्चन किए वो थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए आपका सुपर कंप्यूटर आ गया आपका। देखो सुपर कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? बहुत ही बार आपका रिपीट होता है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाएगा कि सुपर कंप्यूटर की गति को मापने की इकाई क्या है? बाइट्स पर सेकंड, फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, हर्ट्ज, MIPS, मिलियन, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर गति मापने की इकाई क्या आपकी? फ्लॉप्स है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो कैसे होते हैं आपके भाई? सर्वाधिक तीव्र कंप्यूटर होते हैं आपके, आदि सबसे बड़े होते हैं, सबसे महंगे होते हैं आपके। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं आपके? सबसे बड़े होते हैं। ठीक है। और सबसे महंगे भी होते हैं आपके। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं आपके? सबसे महंगे होते हैं। विशेषताओं की बात करें, सर्वाधिक मेमोरी क्षमता होती है इनके अंदर, सर्वाधिक तीव्र कंप्यूटर होते हैं, बहुत तेज गति से काम करते हैं आपके। ठीक है। अधिक जटिल या उच्च कोटि की शुद्धता वाली गणनाएं सुपर कंप्यूटर से ही संभव है। ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको पूछा जाता है। इनका देखो सुपर कंप्यूटर का उपयोग इसमें किया जाता है। सबसे पहले उपयोग की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है जैसे आपके मौसम की भविष्यवाणी करने में, मौसम की भविष्यवाणी में किसका उपयोग किया जाता है? आपके सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। रक्षा संगठनों में, यानी जो रडार होते हैं आपके रक्षा संगठनों में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण में, नाभिकीय संयंत्रों के नियंत्रण में किसका उपयोग किया जाता है? आपके सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और ये सभी देशों की बात करें तो सभी देशों का खुद का होता है। ठीक है। क्योंकि सारी रक्षा हो गई तो रक्षा खुद के देश की रक्षा के लिए खुद के ही कंप्यूटर बनाने होते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपके कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? आपके सुपर कंप्यूटर के जनक, तो सुपर कंप्यूटर के जनक की बात करें दोस्त, सीधा क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे? आपके सेमूर क्रे थे। कौन थे आपके? सेमूर क्रे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। दूसरी चीज पूछा जाएगा आपके एग्जाम्पल, जैसे आपके एग्जाम्पल या उदाहरण पूछे कि सुपर कंप्यूटर कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो जैसे आ जाएगा आपका परम आ जाएगा आपका। परम कैसा आपका? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। क्रे आ जाएगा आपका। ठीक है। निक आ जाएगा आपका।
ठीक है, CDC आ जाएगा। ये कैसे कंप्यूटर आपके सारे के सारे सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सारे के सारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। यहाँ पर पूछे कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, पहला सुपर कंप्यूटर यदि विश्व की बात करें तो विश्व में तो कौन सा था आपका, क्रे फर्स्ट 1976 में आया था। कब आया था, 1976 के अंदर। और यदि भारत की बात करें कि भारत का पहला कौन सा था, वो था आपका परम 8000। कौन सा था आपका, परम 8000। और ये कब आया था दोस्त, यह आया था 1991 के अंदर, 1991 के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें पूछा क्या था कि कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर गति को मापने की इकाई क्या है, तो फ्लॉप्स है। क्या आपकी, फ्लॉप्स, यानी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, भारत में विकसित प्रथम कंप्यूटर, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है। भाई परम 8000 के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर विक्रम साराभाई को, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर को, सेमोरकरे। देखो सेमोरकरे तो कौन थे आपके, सुपर कंप्यूटर के जनक थे। कौन थे, सुपर कंप्यूटर के जनक। सीधा पूछ ले कि जो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन थे, तो सेमोरकरे थे, ठीक है, याद करना दोस्तों। और हमें पूछे कि भारत में जो विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, इसे वो विकसित किसने किया था आपके, बताओ भाई। डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखिए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। भारत का जो प्रथम कंप्यूटर है कौन सा, परम 8000। सीधा पूछे कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000, याद करना दोस्तों। कौन सा आपका, परम 8000। किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था, इसरो द्वारा, DRDO द्वारा, CDEC पुणे द्वारा, या बार्क द्वारा। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे विकसित किया गया था आपका CDEC पुणे द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था आपके, 1991 के अंदर। कब किया गया, 1991 के अंदर विकसित किया गया था, अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, देखो, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर किस उद्देश्य से विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो पहला कंप्यूटर तो कौन सा था, भारत का परम 8000 था। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि आपके प्रत्युष सुपर कंप्यूटर किस उद्देश्य से विकसित किया गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए, रक्षा एवं नाभिकीय परीक्षणों के लिए, औद्योगिक स्वचालन के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाई जो आपकी प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है ना, इसका उद्देश्य क्या था कि मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए इसका विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, सीधा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसकी गति कितनी है आपकी, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति कितनी है आपकी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो गति की बात करें तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। 6.8 पेटाफ्लॉप्स। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्युष सुपर कंप्यूटर किस उद्देश्य से विकसित किया गया था। मौसम के पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए किया गया था। इसकी गति आपकी 6.8 पेटाफ्लॉप्स। याद कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की गति कितनी है, तो 6.8 पेटाफ्लॉप्स इसकी गति है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। बताओ भाई, इसरो द्वारा, DRDO द्वारा, CDEC द्वारा, बार्क द्वारा। तो इसे विकसित किया गया था आपके किसके द्वारा, CDEC द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है आपकी, एरावत की प्रोसेसिंग क्षमता कितनी है आपकी, प्रोसेसिंग क्षमता। तो एरावत की प्रोसेसिंग क्षमता आपका 13,170 टेराफ्लॉप्स, 13,170 टेराफ्लॉप्स। याद कर लें दोस्तों। कहती पूछिए इकाई पूछिए किस में मापी जाती है, आपकी फ्लॉप्स में मापी जाती है। अभी देखा था ना हमने। तो टेराफ्लॉप्स किसकी है, आपकी एरावत की गति है। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। सबसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्त,
वो जाएगा आपका EL कैप्टन, USA का है कैप्टन। कौन से देश का आपका? USA का है, सबसे तेज है, ठीक है। और भारत का कौन सा आपका? एरावत है, ठीक है, जिसकी कितनी इकाई प्रोसेसिंग क्षमता? 13,170 टेरा फ्लॉप्स है। और इसे किसने विकसित किया? आपके C-DEC ने विकसित किया, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नैनो कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? नैनो कंप्यूटर को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, नैनो कंप्यूटर किस में काम आता है? अत्यंत सूक्ष्म आकार के कंप्यूटर को नैनो कंप्यूटर कहते हैं। कैसा होता है आपका नैनो कंप्यूटर? अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है, अत्यंत सूक्ष्म आकार का। आकार का होता है। सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि नैनो कंप्यूटर कैसा होता है आपका? अत्यंत सूक्ष्म आकार का होता है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? बताओ भाई। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद कर लेना उपयोग किसमें आता है भाई? नैनो कंप्यूटर का उपयोग क्या है? जो उपयोग की बात करें तो मानव शरीर, जैविक कोशिका या माइक्रो डिवाइसेस से भी समाहित किया जा सकता है। इसमें मानव शरीर और जैविक कोशिकाओं के लिए काम आता है आपके मानव शरीर, जैविक कोशिकाओं में, जैविक कोशिकाओं को समाहित किया जाता है इसके अंदर, कोशिकाओं को अध्ययन के लिए। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखिए क्या आपका क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर लिखने और डेटाबेस बनाने जैसे कार्य किस प्रकार कंप्यूटर से किए जाते हैं? तो हमने देखो कंप्यूटर के 3 प्रकार बांटे थे। ये तो आपके अनुप्रयोग के आधार पर, जो आपके एनालॉग थे, डिजिटल थे, हाइब्रिड थे। एक हमने बांटा आपके आकार के आधार पर, जो आपके माइक्रो, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया किसी, हमने बताया गया उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। देखो अभी क्या पूछा है यहाँ पर, याद कर लो, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। कितने भागों में बांटा गया? आपके 2 भागों में। ये तो कैसे थे आपके सामान्य उद्देश्य के लिए, सामान्य उद्देश्य आधारित, ठीक है। और ये कैसे थे आपके विशिष्ट उद्देश्य आधारित, विशिष्ट उद्देश्य आधारित। इस प्रकार क्वेश्चन की बात करें तो हमें पूछा गया कि वर्ड प्रोसेसिंग, लेटर लिखने और डेटाबेस बनाने जैसे कार्य किस प्रकार कंप्यूटर से किए जाते हैं? विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो विशिष्ट कंप्यूटर की बात करें, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है जैसे आपके अंतरिक्ष विज्ञान, ये कैसे आपके विशिष्ट उद्देश्य आपके अंतरिक्ष विज्ञान में जिनका उपयोग किया जाता है। रक्षा क्षेत्र में आपका जैसे कंप्यूटर किया जाता है रेडार वेडार को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके जैसे कृषि विज्ञान के अंदर उपयोग किया जाता है, कृषि विज्ञान, ठीक है, समुद्री विज्ञान। तो ऐसे कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके विशिष्ट होते हैं वो। लेकिन जैसे आपके वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, लेटर लिखने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए, किस प्रकार के उद्देश्य हो गया आपके, किस प्रकार कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर हम पढ़ ही चुके हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हम पढ़ ही चुके हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? HEC2M, इनिक, सिद्धार्थ, परम। तो बात करें भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, देखो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो परम 8000 है। सुपर कंप्यूटर कौन सा आपका? सुपर कंप्यूटर की बात करें फर्स्ट कौन सा था आपका? परम 8000। याद करना कौन सा है आपका? परम 8000। लेकिन हमें पूछा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से थे? जो हमने अनुप्रयोग के आधार पर पढ़ा था। कौन सा? एनालॉग, डिजिटल, जिनमें जो प्रसारण होता है जैसे आपके कैसे होते हैं आपके सतत रूप से प्रयोग हो जाते हैं, असतत। सॉरी डिजिटल में कैसे होते हैं आपके संकेत, पर डिजिटल कंप्यूटर के संकेत कैसे होते हैं आपके? असतत होते हैं। यहाँ पर याद कर लेता हूँ, इसके संकेत कैसे होते हैं आपके? संकेत होते हैं आपके असतत, असतत होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। निकल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था। तो भारत का प्रथम, जो बात करें भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका दे रखा है ECM2M दे रखा है ना आपका। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया। भारत का यानी भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर
सॉरी डिजिटल, भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसे सॉरी जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में स्थापित किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में स्थापित किया गया है। सीधा पूछ लिया किसको? HECM2M को स्थापित किया गया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में निर्मित कौन सा है, या आपके विदेश में निर्मित था, जिसे आपके प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में स्थापित किया गया है। वो कौन सा कंप्यूटर आपका? HEC2M है। और भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। दोनों क्वेश्चन याद करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपका? ये वाला ऑप्शन। इन्हीं की बात करें तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर है क्या आपका? यहाँ पर लिख देता हूँ, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर कैसा आपका? डिजिटल कंप्यूटर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर कौन सा आपका? ENIAC है। कौन सा आपका? ENIAC है दोस्त। तो भारत में निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का कौन सा हो गया आपका नाम? बताओ भाई। सिद्धार्थ। तीनों चारों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखिए आपका क्या दे रखा है क्वेश्चन। कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः किन 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है? कंप्यूटर का जो तंत्र है मुख्यतः किन 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका CPU इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। दूसरा दे रखा है CPU मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तीसरा ऑप्शन दे रखा है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस मेमोरी। और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका CPU सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कंप्यूटर तंत्र मुख्यतः किन 3 इकाइयों से मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है आपका CPU इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। यानी कंप्यूटर के भाग पूछे तो कंप्यूटर कितने भाग है आपके? 3 भाग है। CPU है, इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। CPU को फिर 3 भागों में बांटा गया था, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी, ठीक है। और इनपुट डिवाइस हम जानते हैं कीबोर्ड होता है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया। और इस प्रकार आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, जो आपके प्लॉटर हो गया। ये कैसे होते हैं आपके? आउटपुट डिवाइस है। इसी सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है। CPU जिसे ALU की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट, ALU, मेमोरी, CPU के 3 अंग है। इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त। जो क्वेश्चन क्या आपके? कंप्यूटर संचार यानी कंप्यूटर कम्युनिकेशन का प्रमुख लाभ क्या है? बताओ भाई, प्रमुख लाभ क्या है कंप्यूटर कम्युनिकेशन का? पहला ऑप्शन दे रखा है सूचनाओं का आदान प्रदान तेज, सटीक और किफायती होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है केवल स्थानीय डेटा स्टोर करने की सुविधा मिलती है। केवल स्थानीय डाटा स्टोर करने की सुविधा मिलती है, ये आपका गलत हो जाएगा। कंप्यूटर केवल गणना कार्य करता है, ये केवल गणना कार्य नहीं करता, आजकल तो सब कुछ करता है, ठीक है। पहले गणना के लिए बनाया गया था कंप्यूटर। इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकता, इंटरनेट का उपयोग बिना तो कुछ काम ही नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बच्चा क्या आपका? ऑप्शन नंबर 1। जो भाई सूचना बात करें कंप्यूटर संचार, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का प्रमुख लाभ है कि सूचनाओं का आदान प्रदान क्या हो जाता है आपका? तेज हो जाता है, सटीक और किफायती होता है, ठीक है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कंप्यूटर संचार का मतलब तो समझ गए आप। कंप्यूटर संचार यानी कंप्यूटर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है आपका? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर सूचनाओं या डाटा का आदान प्रदान करना, ये संचार कहलाता है। लिख देता हूँ यहाँ पर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है? वह कंप्यूटर संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है? संग्रहण उपकरण, प्रेषण
माध्यम या संचार माध्यम, इनपुट उपकरण या आउटपुट उपकरण। तो क्या जरूरी है आपके संचार माध्यम उपलब्ध होना चाहिए, आपका माध्यम जरूर होना चाहिए। तो कंप्यूटर संचार में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कौन सा माध्यम आवश्यक है? तो प्रेषण माध्यम या संचार माध्यम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेषक यानी सेंडर और प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर के बीच क्या होना चाहिए डाटा संचार के लिए? भौतिक माध्यम होना आवश्यक है, या इस माध्यम को प्रेषण माध्यम भी बोलते हैं अथवा संचार चैनल भी कहते हैं इसको। क्या आ सकता है इसमें? संचार चैनल भी बोलते हैं इसको। संचार चैनल भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या भौतिक माध्यम भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, भौतिक माध्यम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, कोएक्सियल केबल के किस प्रकार का उपयोग मुख्य नेटवर्किंग में किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। कोएक्सियल केबल के किस प्रकार का उपयोग मुख्य नेटवर्किंग में किया जाता है? थिक नेट, थिन नेट, फाइबर ऑप्टिक्स या ट्विस्टेड पेयर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थिन नेट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, याद करना कि कोएक्सियल केबल की किस प्रकार का उपयोग मुख्यतः नेटवर्किंग में किया जाता है? तो थिन नेट। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है, इससे पूछा गया क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में। थिन नेट क्या होता है? आपका लचीला व पतला होता है, जो मुख्यतः नेटवर्किंग में काम होता है। कैसा होता है आपका ये? लचीला व पतला होता है, पतला होता है, सीधा पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC में डेटा किस रूप में संचरित होता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC में डेटा किस रूप में संचरित होता है? विद्युत संकेतों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में, ध्वनि तरंगों के रूप में, चुंबकीय संकेतों के रूप में। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रकाश तरंगों के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन। या तो फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की फुल फॉर्म में पूछ ली जाती है OFC का मतलब क्या है? तो प्रकाश तरंगों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये सबसे नवीनतम प्रकार की केबल है जिसका उपयोग लंबी दूरी के संचार हेतु किया जाता है। वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करती है। किस पर काम करती है आपकी? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है। परावर्तन पर काम करती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में डेटा किस रूप में संचरित होती है? प्रकाश तरंगों के रूप में, और किस सिद्धांत पर काम करती है? सिद्धांत की बात करें तो किस पर करती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। बेतार प्रेषण माध्यम यानी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा किसके माध्यम से संप्रेषित होता है? केबल, प्रकाश तरंगों, विद्युत चुम्बकीय तरंगों या ध्वनि तरंगों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विद्युत चुम्बकीय तरंगों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 यानी बेतार प्रेषण माध्यम यानी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा किसके माध्यम से संप्रेषित होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से संप्रेषित होता है। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? अंतर्निष्ठ माध्यम भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं आपके? अनिर्दिष्ट माध्यम भी कहते हैं। पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आ जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन। रेडियो तरंगों के संचार में कौन सी आवर्ती श्रेणियां प्राय उपयोग में की जाती है? रेडियो तरंगों के संचार में कौन सी आवर्ती श्रेणियां प्राय उपयोग में ली जाती है? बताओ भाई। LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका ELF, VLF, ULF। चौथा ऑप्शन दे रखा है IR, UV, एक्सरे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? VHF, UHF और SHF। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म तरंग संचरण में ट्रांसमिशन यानी माइक्रोवेव ट्रांसमिशन की बात करें, सूक्ष्म तरंग संचरण की बात करें में ट्रांसमीटर और रिसीवर किस स्थिति में होनी चाहिए? दोनों किस स्थिति में होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपके रीट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 मेंस के अंदर। देखो सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में ट्रांसमीटर और रिसीवर किस स्थिति में होनी चाहिए भाई?
किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से एक सीधी दृष्टि में यानी लाइन ऑफ साइट में केवल के द्वारा जुड़े हुए रेडियो तरंगों की तरह किसी भी दिशा में हो सकते हैं, तो एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। भाई सूक्ष्म तरंग संचरण का कब होगा? जब आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर किसी स्थिति में एक ही सीधी दृष्टि में या दृष्टि रेखा में स्थित हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। जैसे आपके टेलीफोन संचार, टीवी प्रसारण, सेलुलर मोबाइल फोन हेतु किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो, अवरक्त किरण संचरण का मुख्य उपयोग निम्न में से किसमें होता है? बहुत बार पूछी जाती है अवरक्त किरण के बारे में। अच्छा क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन कि अवरक्त किरण संचरण यानी आपके इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का मुख्य उपयोग निम्न में से किसमें होता है? लंबी दूरी की रेडियो प्रसारण प्रणाली में नहीं, मोबाइल टावर संचार में नहीं, डिवाइस नियंत्रण करने वाले रिमोट में आपके अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त तरंगों या आपके अवरक्त किरण संचरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तरंगे भी की भौतिक अवरोध को पार नहीं कर सकती, यानी इनके आगे जब आप रिमोट निकालते हो तो रिमोट के आगे यदि आप हाथ लगा लेते हो तो रिमोट नहीं मानता है, फिर आपका बटन वगैरह मानना बंद कर देता है। ठीक है, तो आपके भौतिक माध्यम को पार नहीं कर सकती। कौन सी तरंगे? अवरक्त तरंगे। याद कर लेना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ये देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। उपग्रह संचरण यानी सैटेलाइट ट्रांसमिशन में भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? कितनी ऊंचाई पर किए जाते हैं भाई? आपकी 10,000 किलोमीटर पर, 36,000 किलोमीटर पर, 50,000 किलोमीटर पर या 1,00,000 किलोमीटर पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपकी 36,000 किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल नेटवर्क लंबी दूरी के संचार है, तो जैसे मोबाइल नेटवर्क, टेलीविजन उपकरण, ठीक है, भूमध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर आपको स्थापित किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं संचार, जैसे एग्जाम्पल मोबाइल नेटवर्क, ठीक है, टेलीविजन प्रसारण हो गया आपका, टेलीविजन प्रसारण हो गया आपका। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संचार हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय संचार हो गया। तो सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। देखो, ब्लूटूथ और वाईफाई में मुख्य अंतर क्या है? ये भी आपका रीट मेंस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन से, लेवल फर्स्ट में आया था शायद, लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है। ब्लूटूथ और वाईफाई में मुख्य अंतर क्या है? ब्लूटूथ लंबी दूरी के लिए और वाईफाई केवल छोटे क्षेत्र के लिए होता है। ब्लूटूथ कम दूरी के लिए, कम कम उपकरणों के लिए, और वाईफाई अधिक दूरी और अधिक उपकरणों के लिए। ब्लूटूथ इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, वाईफाई नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ कम दूरी और कम उपकरणों के लिए, वाईफाई अधिक दूरी और अधिक उपकरणों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वाईफाई एलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है। वाईफाई आपका कौन सी कंपनी का ट्रेडमार्क है? एलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क, कंपनी का ट्रेडमार्क, किसका मार्क है? ट्रेडमार्क है दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटर से भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? भाई कंप्यूटर में भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में, डिजिटल संकेत कैसे होते हैं आपके? असतत होते हैं। कैसे होते हैं आपके? असतत होते हैं। और एनालॉग संकेत कैसे होते हैं आपके? सतत होते हैं। कैसे होते हैं? सतत। कल भी पढ़ा था और आज भी मैंने पढ़ाया आपको। तो कंप्यूटर से भेजे गए डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डी मॉड्यूलेशन, एनालॉगिंग या डिजिटलाइजेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉड्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, पूछा जाएगा आपके टेस्ट के अंदर मॉड्यूलेशन के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। डेटा संचरण के किस माध्यम में डेटा केवल एक ही दिशा में संचारित किया जा सकता है? डेटा संचरण के किस माध्यम में? तो सबसे पहले तो याद करते हैं यहाँ पर डेटा संचरण। तो डेटा संचरण के तरीके कितने हैं आपके? डाटा संचरण की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो डाटा संचरण की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं आपके? 3 भाग। कौन कौन से होते हैं आपके 3 भाग? याद कर लो यहाँ पर। साधारण यानी आपकी सिंप्लेक्स,
साधारण, हाल्फ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात कर सकते हैं, सिंपल यानी साधारण की बात करें, जैसे आपकी टीवी हो गया, क्या हो गया आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया आपका। हाल्फ डुप्लेक्स के एग्जांपल के तौर पर बात करें, जैसे फैक्स मशीन, कौन सी मशीन आपकी, फैक्स मशीन होगी, ठीक है। वॉकी टॉकी हो गया आपका, जैसे आपकी वॉकी टॉकी जो सेना के पास होता है, या जो मैरिज गार्डन का काम करते हैं उनके पास भी होता है वॉकी टॉकी, ठीक है दोस्त। और इसमें आपके फुल डुप्लेक्स में क्या हो जाएगा आपका, टेलीफोन नेटवर्क हो जाएगा, टेलीफोन नेटवर्क। तो याद कर लेना भाई। तो ये हमें पूछा है कि डेटा संचारण किस माध्यम में डेटा केवल एक ही दिशा में संचारित होता है, एक ही दिशा में कौन सी में होता है। देखो सिंप्लेक्स की बात करें, साधारण डेटा संचारण सबसे साधारण माध्यम से, इसमें डेटा केवल एक ही दिशा में होता है। टीवी रेडियो इसमें क्या होता है, एक ही दिशा में, तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट। हाल्फ डुप्लेक्स में क्या होता है आपका डेटा, बताओ भाई। इसमें होता है कि दोनों दिशाओं में होता है, परंतु केवल एक ही दिशा में संचारित किया जा सकता है। भाई ये ऐसा होता है कि दाएं से बाएं भेजा जा सकता है, बाएं से दाएं भेजा जा सकता है, लेकिन सिंप्लेक्स में सिर्फ बाएं से दाएं भेजा तो बाएं से दाएं होगा। फुल डुप्लेक्स में किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है आपका, देखो। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क अल्पनेट, अल्पानेट किस वर्ष और किसके द्वारा विकसित किया गया था भाई, बताओ। विश्व का प्रथम नेटवर्क क्या है, अल्पानेट था। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, फुल फॉर्म पूछ ले, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, एजेंसी नेटवर्क, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, पूछी जा चुकी है इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या था भाई आपका, एडवांस रिसर्च, स्पेलिंग देख लेना आपकी, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा भाई, ठीक है। और किसके द्वारा विकसित किया गया था, यह 1969 में विकसित किया गया था, और अमेरिकी रक्षा विज्ञान द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क को फिर दो भागों में बांटा गया आपके। भाई कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं हम यहाँ पर। कंप्यूटर नेटवर्क कितने भागों में बांटा गया आपके, दो भागों में। कौन से दो भागों में, एक भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा आपका उपयोग के आधार पर, उपयोग के आधार पर, ये भी याद कर लेना साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, देखो आगे आपका उपयोग के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क के कौन से प्रकार है। उपयोग के आधार पर बात करें, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका पान, लेन, मेन, वोन, ये सारे के सारे किस पे आपके, उपयोग के आधार पर, तो ऑप्शन नंबर 1। और देखो इंटरनेट, एक्सटरनेट, इंटरनेट, तो ये किस पर आधारित है आपके, उपयोग के आधार पर, सॉरी उपयोग के आधार पर पूछा था ना मैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ये तो उपयोग के आधार पर। और देखो पान, लेन, मेन और वोन है, ये किस पर आधारित है आपकी, भौगोलिक क्षेत्र पे आधार पर, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। तो टीसीपी, आईपी, ये एचटीटीपी तो आपके रिश्ते मॉड्यूम, रूटर और स्विच, ये आपके अन्य प्रकार हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार पूछे तो इंटरेक्ट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पान, लेन, मेन और वोन, ये किस पर आधारित है आपके, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। दोनों चीज़ें यहाँ पर समझ लेना, एक तो भौगोलिक आधार पर नेटवर्क को बांटा गया है, एक उपयोग के आधार पर। दोनों कौन कौन से भौगोलिक आधार के क्षेत्र में आते हैं, कौन से उपयोग के आधार पर आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, पान का पूरा नाम क्या है भाई, पान का पूरा नाम क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पब्लिक एक्सचेंज नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, पर्सनल एक्सचेंज नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें आपका ब्लूटूथ,
ब्लूटूथ कैसा होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क पर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है आपका? पूरे शहर में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए नहीं। सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कार्यालय, स्कूल या कारखाने। पूरे देश में नेटवर्क देखो, पूरे देश में नहीं, पूरे शहर में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संचार के लिए नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2, सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कार्यालय, स्कूल या कारखाने में किसका उपयोग किया जाता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है दोस्त। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें तो वाईफाई, कौन से नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? आपके वाईफाई का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया कि वाईफाई किसका ट्रेडमार्क है? अलायंस कंपनी का ट्रेडमार्क है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के उदाहरण कौन से? देखो, ब्लूटूथ यानी पर्सनल डिवाइस, ये तो किसका हो गया? आपकी पान। एग्जाम्पल की बात करें तो किसके? आपके पान। पर्सनल नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑफिस, स्कूल, वाईफाई नेटवर्क हो गया आपके, किससे हो गया? आपके लेन। तो यहाँ पर देखो, सेलुलर फोन नेटवर्क और केबल टीवी नेटवर्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। मेन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोन की बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम के अंदर। वोन की वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म क्या है इसकी। मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है? कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कार्य करता है? एक व्यक्ति की व्यक्तिगत डिवाइस, ये तो ब्लूटूथ हो गया। कोई क्या हो गया आपका? ब्लूटूथ। देखो याद कर लो बार बार, किसका उपयोग हो गया आपका? पान। पर्सनल एरिया नेटवर्क, सीमित क्षेत्र जैसे कार्यालय, स्कूल, इसमें किसका उपयोग हो गया आपका? लेन। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे वाईफाई, पूरे शहर या कस्बे के भीतर विश्व के स्तर पर विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है भाई आपका? बताओ। वान का। विश्व स्तर पर विभिन्न नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपका? बताओ भाई। वान का उपयोग किया जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवेल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? फायरवेल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है आपका? बताओ। कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए, इंटरनेट में बाह्य आक्रमण रोकने और ट्रैफिक की निगरानी करने के लिए, इंटरनेट एक्सचेंज की सुविधा के लिए, डेटा स्टोरेज बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फेयरवेल का उपयोग किया जाता है आपके इंटरनेट में बाह्य आक्रमण रोकने और ट्रैफिक की निगरानी के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज के अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं हम। उपयोग के आधार पर निम्न में से कौन सा नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल संचार प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो, इंटरनेट उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? हमने 3 भागों में बांटा था, इंटरनेट, एक्सटर्नेट, इंटरनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताओ भाई। तो इंटरनेट, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पेज नंबर 13 या 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारी क्लास होगी, कल की क्लास की बात करते हैं हम। कल क्या पढ़ेंगे हम? और कल ये कंप्लीट हो जाएगा आपका पेज नंबर 21 तक, कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। और कल हम क्या पढ़ेंगे? दो, ये तो आपके नेटवर्क टोपोलॉजी क्वेश्चन देखेंगे हम, टोपोलॉजी एमसीक्यू देखेंगे। नेटवर्क युक्तियों के क्वेश्चन देखेंगे हम, नेटवर्क युक्तियों के क्वेश्चंस एमसीक्यू देखेंगे। और इसके अलावा आपका हार्डवेयर बच गया। तो ये 3 टॉपिक आपके बच के जो आपकी कल की क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और कल हम आपके इस टेस्ट का सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। आपके पेज नंबर 1 से लेकर 21 तक के जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके, उतने सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर करवाए गए। वाक्य के साथ उनके आसपास की जो चीज़ें थी वो यहाँ पर याद करवाने की कोशिश की गई। तो कल आपकी अंतिम क्लास होगी, यानी मैंने टेस्ट 10 के लिए आपकी कंप्यूटर जो ICT क्लास है वो कल आपकी अंतिम क्लास होगी। फिर इसके बाद हम आपकी NEP की कर लेंगे, परसों हम NEP कर लेंगे। भाई बात करें आपके शनिवार को क्या कर लेंगे? NEP 2020। और इसके अलावा एक टॉपिक और इसके साथ वो कर लेंगे। फिर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा आपके 25 क्वेश्चनों का, 25 क्वेश्चनों का। इसके अलावा उपचारात्मक और निदानात्मक मापन की विधियाँ भी आपकी जो कंप्यूटर के साथ ICT के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी आपको कल कंप्लीट, कल नहीं परसों 2 क्लास हो जाएगी आपकी, तो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और कल हम आपके दुर्ग महल वहाँ पर कला संस्कृति के क्वेश्चन कर लेंगे। और एक क्लास अपनी शाम को हो जाएगी आपकी किसी सुबह सुबह। कल का आपका करंट भी कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर माह का करंट होगा वो। कल आपके पुरस्कार बचे हैं, नियुक्तियाँ बची है और आपकी खेल खिलाड़ी बची है, तो कल वो आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। यानी कल हम आपकी बात करें तो जो मानी टेस्ट 10 है उसके लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। फिर आपके 2-3 टॉपिक और बचे, वो आपके सारे कल परसों आपकी कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर आपके संडे को सुबह हो जाएगी, शाम को आपको टेस्ट है, ठीक है दोस्तों।
जो टॉपिक बचेगा संडे को सुबह हो जाएगा। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।